जब 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिए तो चर्चा ये चल रही थी कि कैसे परमाणु बम के खतरों को रोका जाए, क्योंकि अब दुनिया के बाकी देश भी इस हथियार को हासिल करने की होड़ में लग चुके थे। इसलिए साल 1953 में यूएस के तत्कालीन राष्ट्रपति आइजनहावर के सलाहकारों ने कहा उनसे कि आप खुद ही दुनिया के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम की तकनीक को साझा कीजिए और बदले में वादा लीजिए कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिविलियन डोमेन में होगा। प्रेसिडेंट ने सलाह मान ली और यूनाइटेड नेशंस में एटम्स फॉर पीस नाम का एक प्रस्ताव रखा। इसी में आगे संशोधन करके अमेरिका ने अपने करीबी सहयोगियों को न्यूक्लियर प्रोग्राम की फिर तकनीक भी दी। इसी के तहत 22 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर डील साइन कर ली है। भले अमेरिका हज़ारों मरतबे चीख चीख कर दुनिया को ये बता दे कि सऊदी अरब को दी जाने वाली ये तकनीक पूरी तरह पीसफुल है, लेकिन अमेरिकी अखबार जो बातें लिख रहे हैं वो डराने वाली भी हैं। एनवाईटी ने लिखा है कि अमेरिका सऊदी अरब को यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार देगा और इंस्पेक्शन एग्रीमेंट में कुछ छूट भी, यानी सऊदी अरब के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इंटरनेशनल सर्विलेंस कंपैरेटिवली कम हो सकती है। खतरे वाली बात ये इसलिए है क्योंकि सऊदी अरब ने आज तक इस बात से इनकार नहीं किया कि वो भविष्य में परमाणु बम नहीं बनाएगा। ये नहीं कहा कि हम नहीं बनाएंगे बम। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि अगर ईरान परमाणु बम हासिल करता है तो सऊदी अरब भी हर हाल में परमाणु बम बनाएगा। ये बात ट्रंप भी जानते होंगे कि उनके एक फैसले से मिडल ईस्ट में हथियारों की होड़ बढ़ सकती है, तभी तो उन्होंने इस समझौते की कोई डिटेल पब्लिक नहीं की। मार्को रूबियो से पत्रकारों ने जब डिटेल के बारे में पूछा तो जवाब आया कि डिटेल में क्या रखा है। अमेरिका किसी भी देश को हथियार बनाने नहीं देगा, पर नियम कायदे तोड़कर सऊदी अरब को विशेष रियायतें दी जा रही हैं। एनरिचमेंट का अधिकार जो किसी भी देश को नहीं दिया गया वो उसे दिया जा रहा है। पूरी बहस इसी बात को लेकर है कि क्या सऊदी अरब खुद से यूरेनियम एनरिच कर सकता है या नहीं। अगर सऊदी अरब कर सकता है तो ईरान पर बमबारी किस हक से की गई है। ईरान भी परमाणु बम बनाने की मंशा रखता है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भविष्य में बनाएंगे। लेकिन आप मिडल ईस्ट में दो दुश्मनों में से एक के लिए बम बनाने का रास्ता साफ कर रहे हैं और एक पर बमबारी कर रहे हैं तो सवाल उठेंगे ही। वेस्ट एशिया की राजनीति आप जानते हैं बड़ी जटिल है। एक ने परमाणु बम बनाया तो दूसरा भी जिद पकड़ लेगा। जब यूएई को अमेरिकी सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की तकनीक दे रहे थे तब इसराइल ने खूब हंगामा किया था, जबकि उसका फ्यूल अमेरिका से ही आना था। अब तो सऊदी अरब को घर में एनरिचमेंट का अधिकार देने की बात हो रही है, इसलिए इसराइल फिर बौखला गया है, कह रहा है कि ये मिडल ईस्ट के लिए खतरा हो सकता है। इससे पता चलता है कि इसराइल की दिक्कत सिर्फ ईरान नहीं है, बल्कि हर वो देश है जो परमाणु बम हासिल करने की मंशा रखता है, बीट सऊदी अरब, यूएई, सीरिया, बहरीन, कतर या कोई और वेस्ट एशियन देश। मुस्लिम देश भी पढ़ सकते हैं आप इसको। इसलिए अतीत में उसने इराक और सीरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खुद बम मारकर उड़ा दिया था। क्या सऊदी अरब के साथ भी इसराइल ऐसा ही करेगा? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सऊदी अरब कब तक अमेरिका के छत्र छाया में रहता है। ईरान जंग में अमेरिका के साथ उसकी कुछ नोकझोंक हुई है, लेकिन इतनी नहीं हुई है कि तलाक हो जाए। सऊदी अरब खुद ऐसा चाहता भी नहीं है, क्योंकि जब तक उसके पास अमेरिका है इसराइल उस पर हमला करने से गुरेज करेगा। लेकिन ये सब अभी दूर की कौड़ियाँ हैं, क्योंकि अभी तक समझौते की डिटेल सामने नहीं है, काम शुरू नहीं हुआ है। जब ट्रंप की इस डील को लेकर आलोचना होने लगी तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि सऊदी अरब को ये तकनीक तभी मिलेगी जब वो अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होंगे, इजराइल से दोस्ती कर लेंगे, उसे मान लेंगे कि इजराइल का वजूद है। इस बिंदु पर सऊदी अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है, एक लफ्ज़ उनके मुंह से निकल नहीं रहा है और ये डील उनके लिए गले की एक ऐसी हड्डी बन चुकी है जिसे न उगल पा रहे हैं न निगल पा रहे हैं। इसलिए आज के शो में हम अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हुई इस सिविलियन न्यूक्लियर डील की चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि एक ऑयल रिच कंट्री को परमाणु शक्ति से बिजली बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। क्या ये सिर्फ एनर्जी नीड्स के बारे में है? क्या इस सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम से परमाणु हथियार बनाए जा सकेंगे? नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबरगांव के डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। अगर किसी देश को अमेरिका से सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम चाहिए तो उसके लिए उस देश को अमेरिका के साथ 123 एग्रीमेंट पर साइन करना होता है। साल 1954 में अमेरिका ने अपने एटॉमिक एनर्जी एक्ट में इस धारा को जोड़ा था। इसके बाद अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों के साथ एक एक करके समझौते करने शुरू किए। शुरुआत में कनाडा और दूसरे देशों के साथ मिलकर अमेरिका ने कई सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाए। फिर जापान, साउथ कोरिया जैसे देशों को भी ये तकनीक दी।
दिसंबर 2008 में भारत ने भी 123 एग्रीमेंट पर साइन किए थे, जिसमें तय हुआ कि अमेरिका भारत को न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई करेगा। न्यूक्लियर फ्यूल से मुराद यहाँ एनरिच्ड यूरेनियम की है, जिसको बर्न करके एनर्जी बनती है। लेकिन भारत का सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम उतना सफल नहीं हो पाया है। अमेरिकी कंपनियों ने कुछ रिएक्टर्स ज़रूर दिए हैं टेक्नोलॉजी, लेकिन भारत आज भी सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में बहुत पीछे है। सबसे आगे आज की डेट में न्यूक्लियर फील्ड में, उसके डोमेस्टिक सिविलियन यूज़ में फ्रांस आगे है। वो अपनी ज़रूरत की 65 से 70% बिजली न्यूक्लियर एनर्जी से ही बनाता है, जबकि हिंदुस्तान महज 2 से 3% बिजली ही इससे बना पाता है। एक वजह यह भी रही है कि फ्रांस ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्वतंत्र रूप से खुद बनाया है। अमेरिका ने करीब 26 देशों के साथ समझौता किया जिनको वो फ्यूल देते हैं। इनमें अधिकतर पश्चिमी देश हैं। लेकिन आज हमारा फोकस होने वाला है वेस्ट एशिया पर, क्योंकि सऊदी अरब यही कह रहा है कि जब मिडल ईस्ट में और भी देशों के पास ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है तो हम में क्या कांटे लगे हुए हैं। इसलिए सबसे पहले जानिए कि वेस्ट एशिया में किन किन देशों के पास सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है। पहला नाम ईरान का आता है। उसने 1957 में अमेरिका के सहयोग से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था। ये इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले की बात है, शाह के ज़माने में। साल 1974 में ईरान ने एनपीटी पर भी साइन किए थे। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान ने वादा किया था कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इसी दौर में जर्मन कंपनीज ने ईरान के बुशहर में एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जिससे बिजली बनाई जा सकती थी। लेकिन 2000 के शुरुआती दशक में IAEA को जानकारी मिली कि ईरान ने नतांज, इस्फहान और फर्दो में यूरेनियम एनरिचमेंट की सीक्रेट साइट्स बना ली हैं। इल्ज़ाम लगे कि इस प्रोजेक्ट में ईरान की मदद पाकिस्तान कर रहा था। इन आरोपों का मतलब था कि न्यूक्लियर वेपन का डेवलपमेंट चल रहा है, तभी तो आप चोरी से एनरिचमेंट कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो सुरक्षा परिषद है UN की, उसने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। साल 2003 में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने भले ही फतवा जारी किया हो कि परमाणु बम बनाना जायज़ नहीं होगा, फिर भी ईरान की गतिविधि यही बताती है कि ईरान परमाणु बम बनाना चाहता है। फिर 2015 में JCPOA होता है। ट्रंप आते हैं, अमेरिका उससे बाहर भी हो जाता है। ट्रंप कासिम सुलेमानी की हत्या करवाते हैं। इसके जवाब में ईरान एनरिचमेंट को बढ़ाकर 60% ले जाता है, जो कि JCPOA में या जो न्यूक्लियर डील थी उसमें 3% से कम रखा गया था। उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं। ईरान पर इजराइल और अमेरिका का हमला हुआ और ये जंग अब भी चल रही है। यानी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत तो अमेरिकी मदद से हुई थी, पर बाद में उसके बिना इसको कंटिन्यू किया गया और अब आप देख रहे हैं कि इस प्रोग्राम की वजह से ईरान को अटैक किया जा रहा है। दूसरा नंबर है इजराइल का। यस, इजराइल के पास भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उनका सिविलियन प्रोग्राम भी है और उनके पास परमाणु बम भी है। हालांकि इजराइल परमाणु बम होने की बात से इनकार करता है, फिर भी उसने कभी NPT पर दस्तखत नहीं किए और इसी वजह से IAEA के अधिकारी उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम का निरीक्षण नहीं कर पाते। इजराइल ने 1980 के दशक से ही IAEA को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारी देने से इनकार किया हुआ है। न्यूक्लियर वेपन्स पर नज़र रखने वाले थिंक टैंक न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के मुताबिक इजराइल के पास 1960 के दशक से परमाणु हथियार हैं। उसके पास करीब 90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स होने का अनुमान है। इसी संस्था का ये भी कहना है कि इजराइल के पास इतना यूरेनियम और प्लूटोनियम मौजूद है कि वो लगभग 300 और वॉरहेड्स बना सकता है। ऐसी भी अटकलें लगाई जाती हैं कि इजराइल ने 1979 में साउथ अफ्रीका के एक आइलैंड पर परमाणु हथियार का परीक्षण भी किया था। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि कोई भी करता नहीं है। 1980 में इजराइल के एक विसल ब्लोअर ने इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर सेंटर से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और तस्वीरें प्रेस को दे दी थी। इन दस्तावेज़ों ने लंबे समय से लगाए जा रहे उस कयास को मजबूत कर दिया कि इजराइल के पास परमाणु बम है। साल 2025 में सामने आए सैटेलाइट तस्वीरों से भी ये संकेत मिले कि डिमोना वाले न्यूक्लियर सेंटर को इजराइल और बड़ा कर रहा है। ये उस समय की बात है जब इजराइल 12 डे वॉर के दौरान ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले कर रहा था। तीसरा मुल्क वेस्ट एशिया में न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, जहाँ ये दुबई शारजाह आपके हैं। 2009 में अमेरिका की मदद से इसकी शुरुआत हुई। इस समझौते के तहत UAE ने वादा किया कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा और न ही इस्तेमाल हो चुके न्यूक्लियर फ्यूल की दोबारा प्रोसेसिंग ही करेगा। ये दोनों ऐसी तकनीकें हैं जिनका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में किया जा सकता है। UAE ने NPT पर भी दस्तखत किए, यानी वो वादा करता है कि परमाणु बम नहीं बनाएगा। UAE के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सबसे बड़ा सेंटर बराका एनर्जी सेंटर है, 2012 में बनाया गया था। यहाँ साउथ कोरिया के डिज़ाइन किए गए 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाए गए हैं जिनमें अमेरिकी तकनीक का भी इस्तेमाल हुआ था।
ये जो बराका न्यूक्लियर सेंटर है 5600 मेगावाट बिजली पैदा करता है, जो यूएई की कुल बिजली ज़रूरत का लगभग 1/4 है, और ये पूरा ऑपरेशन आईएईए की निगरानी में ही होता है। इसी तरह तुर्की के पास अक्कुयू न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर है। इस प्रोग्राम को रूस ने डिज़ाइन किया है और वही इसका संचालन भी करता है। इससे करीब 4800 मेगावाट बिजली बनती है, जो देश की कुल बिजली ज़रूरत का 10% है ऑलमोस्ट। लेकिन आईएईए के नियमों के मुताबिक उसे इस प्रोग्राम से निकलने वाले फ्यूल को रखने का अधिकार नहीं दिया गया। वो न्यूक्लियर फ्यूल शिप किया जाता है। लेकिन अब तुर्की में भी इस बात पर चर्चा शुरू हो चुकी है कि जब ईरान पर हमला हो सकता है तो फिर हमारा नंबर भी तो आ सकता है। इसीलिए इसी साल मार्च में तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा था कि तुर्की भविष्य में परमाणु हथियार हासिल कर सकता है। साल 2025 में तुर्की में एक सर्वे भी किया गया था जिसमें 71% लोगों ने कहा था कि तुर्की को परमाणु बम रखना चाहिए। इसी तरह इजिप्ट और इराक के पास भी खुद का न्यूक्लियर प्रोग्राम होता था, जो अमेरिका की मदद से ही चलता है। 2006 से ही सऊदी अरब भी सिविलियन यूज़ के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाना चाह रहा था। उस समय सऊदी अरब का जिम्मा किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद, ये एक ही व्यक्ति का नाम है, इनके हाथ में था, लेकिन अमेरिका से उस तरह की बात नहीं बन रही थी। फिर 2010 की शुरुआत से किंग अब्दुल अजीज़ की तबीयत कुछ नासाज रहने लगती है, तो अपने बड़े बेटे को, जिनका नाम मोहम्मद बिन सलमान है, MBS, उनको धीरे धीरे पावर ट्रांसफ़र करते हैं। 2015 में MBS सऊदी अरब के मिनिस्टर फॉर डिफेंस थे। 2017 में वो क्राउन प्रिंस बनते हैं, इसका मतलब कि किंग इन वेटिंग, और सितंबर 2022 में वो सऊदी अरब के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ी, अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील भी आगे बढ़ी, क्योंकि MBS को एक रिफॉर्मर की छवि अपनी बनानी थी। वो उस तरह का PR करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने तो उन्होंने पहली यात्रा के लिए सऊदी अरब को चुना। 2017 की बात है। यहीं पहली बार 123 एग्रीमेंट की बात हुई थी। अमेरिका चाहता था कि यूएई की तरह ही जो गोल्ड स्टैंडर्ड वाला न्यूक्लियर प्रोग्राम है वैसा ही सऊदी अरब को दिया जाए, जिसमें एनरिचमेंट का अधिकार सऊदी अरब को नहीं मिलेगा और प्लांट से जो न्यूक्लियर कचरा निकलेगा उसको भी अमेरिका शिप करेगा, उसे वहां नहीं रखा जाएगा यूएई में। लेकिन उस समय ये शर्तें तय नहीं हो पाई, बात चलती रही। जो बाइडेन के दौर में बातचीत कंटिन्यू हुई और फिर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ये डील फाइनल हो गई है। इस डील की टाइमिंग भी बड़े कमाल की है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग चल रही है क्योंकि ईरान खुद का न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाने की जिद कर रहा है। उसका कहना है कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से उसके पास से अधिकार है। वो ये भी कहता है कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट भी करेंगे, लेकिन अमेरिका और इजराइल का इल्ज़ाम है कि वो सिविलियन प्रोग्राम की आड़ में परमाणु बम बना सकता है। ऐसे ही आरोप सऊदी अरब पर भी लग सकते हैं कि वो सिविलियन प्रोग्राम की आड़ में परमाणु बम बना सकता है, पर क्या ऐसा वाकई संभव है? आइए अब इस पर रोशनी डालते हैं। 3 बेसिक चीज़ें, पहले यूरेनियम है, दूसरी सेंट्रीफ्यूज और तीसरा रिएक्टर होता है। यूरेनियम तो मेटल है, सेंसिटिव धातु है, इसी में परमाणु विखंडन किया जाता है, न्यूक्लियर फिजन, और उससे ऊर्जा निकलती है। अब न्यूक्लियर फिजन से जो ऊर्जा पैदा होती है उसको आप बिजली बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बम बनाने में भी। सेंट्रीफ्यूज ऐसी मशीनें हैं जिनसे यूरेनियम को एनरिच किया जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव मटेरियल है, सेंसिटिव मेटल है, तो ये अपने नेचुरल फॉर्म में नहीं मिलता है, ना ही इसके आप ये कह लीजिए कि ज़्यादा मेटल वाले ओर्स मिलते हैं, तो ये बहुत सारी अशुद्धियों के साथ में मिलता है। तो यूरेनियम की एक तरह से रिफाइनिंग आपको करनी पड़ती है, स्मेल्टिंग या उस दूसरे प्रोसेस से अलग नहीं होता है ओर से। जिस तरह दूध से क्रीम निकाली जाता है, कुछ कुछ उस तरह का ये प्रोसेस है जिसमें सेंट्रीफ्यूज यूज़ होते हैं। यूरेनियम को शुद्ध करने के लिए हज़ारों सेंट्रीफ्यूज लगाए जाते हैं और उसके बाद जो एनरिच्ड यूरेनियम होता है वो रिएक्टर्स के काम आता है, जहाँ विखंडन से एनर्जी पैदा होती है। बम बनाने और बिजली बनाने में जो यूरेनियम लगता है वो होता तो यूरेनियम ही है, लेकिन एनरिचमेंट का फ़र्क होता है। बिजली बनाने के लिए 3% एनरिचमेंट से काम हो जाएगा। बम बनाने के लिए 90% से ज़्यादा एनरिच यूरेनियम होना चाहिए। इसलिए याद कीजिए, अप्रैल 2021 में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट में साइबर अटैक करवा दिया था, जिससे सेंट्रीफ्यूज की स्पीड गड़बड़ा गई थी, परमाणु संयंत्र का बड़ा नुकसान हुआ था। बिजली बनाने में एनरिच यूरेनियम को रिएक्टर में डाला जाता है और बिजली बना ली जाती है, और बम बनाने के लिए खास परिस्थितियों में यूरेनियम का परमाणु विखंडन किया जाता है लेंसेस लगा के। तो इस बात का जवाब हाँ हो सकता है कि सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का इस्तेमाल करके बम बनाया जा सकता है, क्योंकि आप यूरेनियम को अपने हिसाब से एनरिच कर सकते हैं अगर आपके पास फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन सिर्फ एनरिच्ड यूरेनियम का होना काफ़ी नहीं है, उसके बाद दूसरे कंपोनेंट्स भी चाहिए जो बम बनाने में और फिर उसको डिलीवर करने में भी इस्तेमाल होते हैं, वरना फिर बम रखा रखा यहीं फटेगा तो आप ही मरोगे।
अगर आपके पास ये बाकी चीज़ें नहीं हैं तो बम आपके काम का नहीं है और उन कंपोनेंट्स का डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स का मिलना बहुत मुश्किल होता है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में यही कहा जाता है कि वो एनरिचमेंट की सलाहियत तो रखता है, लेकिन उसके पास बम बनाने के कंपोनेंट्स अभी मौजूद नहीं है। जुटा सकता है, अभी नहीं है। सऊदी अरब की कहानी पे आते हैं। इस प्रोग्राम को लेकर चिंता जताई जा रही है पश्चिम में। क्यों? एनवाईटी में मार्क लैंडलर का एनालिसिस छपा है जिसमें दो चिंता जताई गई हैं। पहली तो ये कि 123 एग्रीमेंट में उन देशों को एनरिचमेंट का अधिकार नहीं दिया जाता है, बल्कि फ्यूल सप्लाई किया जाता है यूएस की तरफ से, और फिर प्लांट से जो कचरा निकलता है, न्यूक्लियर कचरा, उसको भी उस देश को नहीं रखने दिया जाता है, उसको शिप किया जाता है। एनवाईटी लिख रहा है कि सऊदी अरब के साथ जो डील हो रही है उसमें एनरिचमेंट का अधिकार सऊदी अरब को दे दिया जाएगा। 2 साल तक फ्यूल अमेरिका देगा और फिर उसके बाद सऊदी अरब खुद का फ्यूल बनाएगा। साउथ कोरिया जैसे करीबी सहयोगी जो देश है अमेरिका के, वो तक यूरेनियम एनरिच नहीं कर पाते हैं, लेकिन सऊदी अरब के मामले में छूट दी गई है। दूसरी चिंता ये जताई जा रही है कि डील में कोई स्पष्ट मैकेनिज्म नहीं बताया गया है कि निगरानी कौन करेगा, कैसे, किस तरह चेक किया जाएगा कि सऊदी अरब बम नहीं बना रहा है। एनवाईटी ने लिखा है कि सऊदी अरब ने इंस्पेक्शन एग्रीमेंट पर साइन करने से मना किया था, यानी वो नहीं चाहता कि आईएईए के अधिकारी उसके प्लान्स की जांच करें। अब यहाँ एक सवाल उछाला जा रहा है कि सऊदी अरब दुनिया को तेल बेचता है, उसको क्यों परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने की ज़रूरत है? ट्रंप G7 के दौर में ईरान के लिए तर्क दे चुके हैं कि आपके पास इतना तेल है, इतना गैस है, आपको चाहिए क्यों परमाणु प्रोग्राम। 23 जुलाई को न्यूयॉर्क टाइम्स में जेन इरविन ने लिखा है कि इसकी वजह से देश की प्रतिष्ठा बढ़ना वो हो सकता है। MBS सऊदी अरब को मॉडर्न बनाने का ख्वाब देखते हैं। मैंने बताया ही कि वो एक मॉडर्न किंग का प्रोफाइल बनाने के लिए प्रोपागेंडा चलाते हैं, PR करते हैं। इसके लिए उन्होंने विजन 2030 कैंपेन लॉन्च किया था जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और आधुनिक इंफ्रा बनाने का प्लान शामिल था। हो सकता है कि ये प्रोग्राम भी उसी प्लान का, उसी विजन का हिस्सा हो। बात जो भी हो, सऊदी अरब के साथ अमेरिका की इस डील ने वेस्ट एशिया में परमाणु बम के खतरे को बढ़ा दिया है। फिर से एक बार इस्लामिक बम की चर्चा चल गई है, जो अब तक पाकिस्तान के परमाणु बम को कहा जाता था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्लामिक बॉम्ब की ही संज्ञा दी थी, जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम से बनने वाला डिवाइस था। ये भी कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन बम बना कर रहेंगे, और फिर 1998 में उन्होंने बम बना भी लिया। लेकिन फिर वक्त ने साबित किया कि पाकिस्तान का जो बम है केवल पाकिस्तान के ही काम का है, जो उम्मा है उसकी रक्षा में उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं। मई 2026 में एक ईरानी अधिकारी ने दावा कर दिया कि पाकिस्तान ने ईरान की रक्षा के लिए परमाणु बम इस्तेमाल करने का वादा किया है। अधिकारी ने यह कहा था कि अगर इसराइल ईरान पर परमाणु बम से हमला करता है तो पाकिस्तान इसराइल पर परमाणु बम से हमला करेगा। लेकिन इस दावे का पाकिस्तान ने फौरन खंडन किया था, इसे झूठा बताया था। हाँ, ये बात सच है कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट दस्तखत उसके हो चुके हैं कि अगर कोई हमला करेगा तो पाकिस्तान का फर्ज बनता है कि उसे बचाए, लेकिन इसमें न्यूक्लियर सिक्योरिटी का वादा नहीं किया गया है। शायद यही वजह हो सकती है कि सऊदी अरब भी खुद से बम बनाना चाह रहा हो, लेकिन ये सब कयास हैं, क्योंकि सऊदी अरब को परमाणु हमले का खतरा फिलहाल किसी देश से नहीं। ईरान से लड़ाई थी 2023 में, चीन ने वो ख़त्म करवा दी है। इसराइल से तारीखी दुश्मनी थी जो ट्रंप कम करवाने में लगे ही हैं। उसके अलावा छुटपुट दुश्मनी और है हूती विद्रोहियों के साथ, लेकिन उनसे निपटने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब की ज़रूरत नहीं, मिसाइल्स की है। इसलिए इस डील को बहुत संदेह की नज़र से देखा जा रहा है। अब ट्रंप ने एक नई शर्त लगा दी है कि इसराइल से दोस्ती के बिना ये डील पक्की नहीं होगी। MBS बिना फिलिस्तीन के स्टेटहुड के इसराइल से दोस्ती करने के लिए इनकार कर चुके हैं। NYT में 23 जुलाई को लिखा गया है कि भले ही MBS राजा बनने वाले हों, लेकिन उन्हें भी जनता के समर्थन की ज़रूरत तो है ही। अगर वो अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होते हैं तो ये समर्थन जा भी सकता है। तो अभी सऊदी अरब का जो ये प्रपोज न्यूक्लियर प्रोग्राम है US हेल्प के साथ में, हमको देखना है कि ये कितना समय लेता है, किन कंडीशंस में मैच्योर होता है, सिविलियन यूज़ होता है या फिर इसके मिलिट्री पोटेंशियल को भी एक्सप्लोर किया जाता है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। आपको इस विषय पर और जानकारी खबरगांव पर मिलती रहेगी, लेकिन अभी के लिए हम राजदूत के इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं। इस एपिसोड को साजिद ने लिखा और सर्वेश ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।